गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर बेटा आप सभी का वेलकम है। हम कक्षा 12 की ऑप्टिकल साइंस विषय पढ़ते हैं। कल बेटा हमने जो हमारी सेकंड बुक है समकालीन विश्व की राजनीति, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे भी थे। देखिए बेटा, ध्यान रखना, आप चाहे विद्यार्थी जीवन में अपना अध्ययन करो, चाहे कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर कंपटीशन लाइफ के अंदर, जो कुछ भी हम पहले पढ़ चुके होते हैं उसका रिवाइज करना बेहद जरूरी होता है। घर पे सेल्फ स्टडी के समय, चाहे अपने कक्षा अध्ययन के दौरान। तो मैं थोड़ा स्पीडली कल हमने जो पढ़ा था उसे एक बार आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा कल कहा भी था कि कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपको अपनी बुक्स में से पढ़ना है और जितने नोट्स के आप छोटे प्रश्न बना सकते हो वो प्रश्न भी आपको बनाने हैं। आज भी आपको ये काम करना है, ठीक है बेटा। आज जो पढ़ो तो घर पे सेल्फ स्टडी आपको करनी है, पूरे ध्यान से आपको पढ़ना है, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है कंप्लीट कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू जो भी विद्यालय व्यवस्था कर रखी है, आपकी समस्या हमारे पास तक पहुँचाइए, हम उसका निश्चित रूप से सोल्यूशन देंगे आप लोगों को। लेकिन पढ़ना जरूर है। अकेला अध्यापक, अकेले आपके अभिभावक कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका तत्पर होना, आपका रुचिकर होना और नियमित रूप से अध्ययन करना बेहद आवश्यक है, ठीक है बेटा। पढ़ना आपको है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उसका वहाँ तो समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़े से बाद लोग भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि आप जो अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया गया पाठ्य सामग्री है, जो भी पोर्शन है, आप उसको रिवाइज करते ही नहीं हो। इसलिए रिवाइज बेहद आवश्यक है। इस चीज को आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। देखिए बेटा, मैं चैप्टर फर्स्ट में आ रहा हूँ, अपनी बुक की समकालीन विश्व की राजनीति। और मैं कल भी कहा था किताब का होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। बगैर किताब के आप लोग अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अध्ययन को पढ़ाया चला जाता है, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। और इसको चल भी नहीं पा रही, जो आपको नोट्स में कुछ बताया जाए, लिखवाया जाए, तो बेटा आपको ध्यान रखना। तो कल हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था शीत युद्ध का दौर। देखो बड़े स्पीडली थोड़ा सा, इस शीत युद्ध के दौर के अंदर हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था, अर्थात जो पहला क्वेश्चन भी था वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पहला पार्ट है। ये कितने अंक का पार्ट है? 6 अंक का। इसमें से एक क्वेश्चन तो 4 अंक का आता है और 2 क्वेश्चन 1-1 अंक के आते हैं। टोटल ये पार्ट 6 अंक का पार्ट है। यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम पढ़ते समय डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक में से हमें बड़ा प्रश्न बनाना है या छोटा बनाना है, ठीक है बेटा। तो आपको छोटे प्रश्न भी याद करना है और बड़े प्रश्नों का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मतलब पहला टॉपिक देखा था कि मिसाइल संकट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है और इसमें छोटे क्वेश्चन भी है। तो पहले सब लोगों ने क्या देखा था, मैं स्पीड लेवल पर पढ़ चुका हूं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए 2-3 मिनट के अंदर। इस 1961 के अंदर सोवियत संघ को यह लगा कि क्यूबा पर, एक कम्युनिस्ट देश क्यूबा पर अमेरिका के द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिया जाएगा और यहाँ पे तख्तापलट कर दिया जाएगा। क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? फिदेल कास्ट्रो। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जॉन एफ कैनेडी। और डर किसको लगा है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ इसका समर्थक देश है। तो बताया था मैंने कि सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और क्यूबा जो सोवियत संघ था वो क्या चाहता था? क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित करना चाहता था, लेकिन अब उसको डर है कि इसमें अमेरिका अधिकार नहीं कर ले। तो सोवियत संघ क्या करेगा? क्यूबा के ऊपर परमाणु मिसाइलें, विभिन्न प्रकार के हथियारों की तैनाती करना शुरू कर देगा। सोवियत संघ से वहां से भर के हथियार जहाजों के द्वारा क्यूबा में आने लग जाएंगे। अब इस बात की भनक अमेरिका वालों को 3 सप्ताह बाद लगती है। इस बात का पता 3 सप्ताह बाद लगता है कि सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा पर हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, तो जॉन एफ कैनेडी और उसके सहयोगी चिंतित हो जाते हैं। साथ ही वो सोवियत संघ को चेतावनी भी देते हैं कि आप जिस प्रकार का घटनाक्रम कर रहे हैं इसे आप लोग बंद कीजिए। तो अमेरिका क्या करेगा? जॉन एफ कैनेडी अपने अमेरिकी जंगी बेड़ होकर अमेरिकी सेना को आदेश देगा कि सोवियत संघ की ओर से जो परमाणु मिसाइलें क्यूबा की ओर आ रही हैं उन्हें वो रोके। अब देखो बेटा, अमेरिका सेना भी रवाना हो जाएगी, उधर से सोवियत संघ की सेना आई है। तो इस समय ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिससे पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है, पूरी दुनिया में तनाव व्याप्त हो जाता है कि अब तृतीय विश्व की संभावना है, अगर तृतीय विश्व हो सकता है।
प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है विश्व के अंदर, ये क्या कहलाएगा आपका क्यूबा का मिसाइल संकट। और मैंने जो कंडीशन बताया था पहले एग्जाम में आ चुके थे, एक तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम आ चुका था, निकिता क्रुश्चेव परीक्षा में आ चुका है। एक प्रश्न आया था कि क्यूबा में मिसाइल संकट सोवियत संघ के द्वारा कब तैनात की जाती है, सन 1962 के अंदर। 2 साल इस टॉपिक के अंदर कि 1961 के अंदर तो उसको चिंता होती है सोवियत संघ को, और 1962 के अंदर वो यहाँ पर परमाणु मिसाइल तैयार करवाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, और मान लो इसे हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर का कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था, तब आपको क्या बताना है 1962। ठीक है बेटा, छोटे क्वेश्चन भी है, बड़ा क्वेश्चन भी है, रिवाइज करना, बिना देखे बोलना, सेल्फ स्टडी करना, याद करना कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ी समस्या आ सकती है। ये देशों के नाम हो सकता है आप लोग पहले बार पढ़ रहे हो, विभिन्न प्रकार के देशों के नाम आएंगे, लेकिन जब आप नियमित रूप से इसको रिवाइज करोगे अपने टॉपिक को तो धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा। और बेटा मैंने कक्षा 11 में आपको बताया था कि आपकी कक्षा 12 की जो बुक है, किसी कक्षा की जो बुक होती है उसमें जो हेडिंग्स दिए जाते हैं, जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो विभिन्न रंगों के होते हैं, नीले रंग में, लाल रंग के अंदर और बड़े अक्षरों के अंदर होते हैं। तो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, किसी लोकल कक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे तो एग्जाम में होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। हमें टॉपिक अंदर लिखा हुआ है, बस इसमें क्या जोड़ेगा कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, इससे आप क्या समझते हो, इससे आप विस्तार से बताइए। तो टॉपिक को ही हमको क्वेश्चन बनाना है। साथ में एक बात और बताई थी आपको, या तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या पैराग्राफ के लास्ट में, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध के अर्थ के अंदर क्या बताया था आप लोगों को कि ये वाली जो क्यूबा में कंडीशन पैदा हुई है, ये क्या है, शीत युद्ध है। अर्थात जो युद्ध होता है वो तो रक्त होता है, विनाशकारी होता है। जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इतिहास काल में बहुत युद्ध हुए, लेकिन यह है शीत युद्ध। मैंने कहा था कि आपको जब आप बीए में चले जाओगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहां पर भी इन्हीं पार्टों को विस्तार से दिया गया है, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इस शीत युद्ध सबसे पहले प्रचलन में कब आया, इस राजनीति वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब चूंकि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि विशेषज्ञ के द्वारा नाम दिया गया है। और शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, जैसे यहाँ पर 2 देश है, अमेरिका और सोवियत संघ, साथ ही में इनके जो युद्ध बनेगा इनके समर्थन करने वाले देश नहीं है, तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में आपसी तनाव, ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की स्थिति का पैदा होने का कहलाता है शीत युद्ध कहलाता है। अर्थात शीत युद्ध के अंदर आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, यह केवल विचारधाराओं के द्वारा किया जाने वाला युद्ध है। अपने अपने सैनिक संगठन बनाकर तनाव व्याप्त किया जाना ही शीत युद्ध कहलाता है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा भी दी गई है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हमारे पाठ्यक्रम इस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से हम याद करेंगे। तो हमारा शीत युद्ध का अर्थ हो गया। इसी के अंदर मैंने आपको कुछ छोटे प्रश्न और बताया था, टॉपिक दे रखा है। पहला विश्व युद्ध 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, समाप्त हो गया। घटनाक्रम से पूछा जा सकता है, एक बड़े पैराग्राफ के अंदर आप इस पाठ में दे रखा है, आपने भी पढ़ा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे हुआ था कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और पेट्रो नाम के परमाणु बम गिरा दिए गए थे, जिससे जापान का विनाश हो जाता है, अभी तो समाप्त हो जाता है। अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिराया, उसने अपने समर्थन में कहा था युद्ध को रोकना चाहता था ताकि खुद का और अपने साथी देशों का विनाश नहीं हो पाए, आर्थिक नुकसान न हो पाए। साजिश की आलोचना करने वाले थे अमेरिका की, उन आलोचकों ने बताया था कि अमेरिका वालों को बम गिराना आवश्यक नहीं था, तो जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। फिर भी अमेरिका ने बम गिराया, क्यों गिराया, क्योंकि वो सबसे ताकतवर देश बनना चाहता था, अपनी ताकत को सिद्ध करना चाहता था दुनिया के सामने। ये कुछ बातें कल हम लोगों ने देखी थी। अब देखो बेटा, आप लोग जहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ लिखा हुआ इस टॉपिक के अंदर, वहां पर एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका नाम है अवरोध। ब्लैक चौक दिया हुआ है ना, शब्द अलग से आपसे दिखेगा। तो यहाँ पर आपका एक नंबर प्रश्न बन सकता है कि अवरोध से क्या तात्पर्य है। तो अवरोध शब्द का अर्थ एक शब्द में और दे रखा है, अगर वो आपको याद रह जाएगा आप इसी रूप में इसकी परिभाषा बता सकते हो। अवरोध एक शब्द में दे रखा है रोक व संतुलन। अब इसका अर्थ क्या है कि किसी भी देश के द्वारा अपने शत्रु देश पर उसके परमाणु शस्त्रों को नाकाम करने की कोशिश की जाती है, तब भी तो दूसरा देश उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है किसी अन्य देश के द्वारा, तब भी उस दूसरे देश के पास में इतने हथियार रह जाएंगे कि वो जिस देश ने उसके ऊपर अटैक किया उसे बर्बाद कर सके। अगर इसका
कंडीशन में क्या होगा, समझ लो, प्रयास करना कि दो देश हैं, दोनों को लेकर चलते हैं, जिनके द्वारा युद्ध चालू हो रहा है, तो दो ताकतवर देश हैं, अमेरिका और दूसरा है हमारा सोवियत संघ। अमेरिका भी परमाणु संपन्न देश है, सोवियत संघ भी परमाणु संपन्न देश है। तो सपोज का तात्पर्य क्या है कि यदि अमेरिका अपने शत्रु सोवियत संघ पर अटैक करता है, क्यों अटैक करेगा, परमाणु शस्त्रों को विनाश करने के लिए, इसके हथियारों को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, तब भी इसके पास इतने हथियार बच जाएंगे कि यह अमेरिका का विनाश कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि दोनों के पास में हथियार की कोई कमी नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो शत्रु देशों या नॉर्मली दो व्यक्तियों, दोनों के पास भरपूर हथियार हो, तो युद्ध हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर युद्ध होता है तो दोनों का विनाश संभव है, असंभव है, दोनों का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कंडीशन कहलाती है अवरोध। और ये कंडीशन कब बनी है, शीत युद्ध के दौरान, और शायद इसी वजह से तीसरा युद्ध नहीं हो पाया। तो इस छोटे से का आप लोग ध्यान रखना, पढ़ते समय आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए बेटा, अगर हम देखिए इसी के अंदर विश्व का दो ध्रुवीय बनना, ये हमारा अगला टॉपिक है, विश्व का दो ध्रुवीय बनना। ध्रुव से मतलब हम पृथ्वी को दो ध्रुवों के रूप में बांटेंगे। इस प्रकार से देखिए, आप लोग कल ध्रुवों को बताया था मैंने, एक देश है ताकतवर देश अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। देखो बेटा, कल मैंने विश्व का मानचित्र भी बना के बताया था आपको। विश्व का मानचित्र हमारे विद्यालय में उपस्थित भी है, जब आप कक्षा में आओगे तो आपको दिखाया जाएगा आपके पास भी, इसी बुक के अंदर, इसी पार्ट के अंदर 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद आपको विश्व का मानचित्र मिलेगा। तो अमेरिका विश्व के अंदर इसकी स्थिति कहाँ पर है, विश्व के मानचित्र में पश्चिम के अंदर, अमेरिका पश्चिम में स्थित देश है, और सोवियत संघ कहाँ पर है, पूर्व के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखिए आप लोग विश्व दो ध्रुवीय कैसे बनेगा। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद, अर्थात 1945 के बाद विश्व के अंदर दो ताकतवर देश बनकर आए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के अंदर होड़ मच जाती है और एक दूसरे के एक प्रतिद्वंदी बन जाता है, और इन्हीं की होड़ की वजह से शीत युद्ध का कारण बनता है। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखने से, मान लो आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बताइए, आप लोग क्या बताओगे, अमेरिका और सोवियत संघ का एक दूसरे से होड़ करना, एक दूसरे से होड़ कर रहे थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके थे, अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा कर रहे थे, अपने गुटों को मजबूत बनाते जा रहे थे, गुंडे को जोड़ते जा रहे थे, तो इनमें तनाव ईर्ष्या पैदा हो चुकी थी, और वो इसका रूप ले चुकी थी शीत युद्ध का। अब देखिए आप लोग, अमेरिका कहाँ पर स्थित है, पूर्व के अंदर। तो अमेरिका जो गठबंधन बनाएगा उसका नाम होगा आपका, अमेरिका कहाँ पर स्थित है, पश्चिम के अंदर। तो अमेरिका के गठबंधन का नाम क्या होगा, पश्चिमी गठबंधन। और सोवियत संघ कहाँ पर स्थित है, पूर्व के अंदर। तो इसका जो गठबंधन बनेगा उसका कहलाएगा पूर्वी गठबंधन। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको एक छोटा सा प्रश्न और बन जाता है यहाँ पे, इस शीत युद्ध के दौरान महाशक्तिशाली देशों के द्वारा सबसे पहला विभाजन विश्व में कहाँ किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का विभाजन किया गया है। अब विभाजन कैसे होगा, देखिए आप लोग, जैसे सोवियत संघ पूर्व के अंदर है, तो जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो सोवियत संघ के रूप में चले जाएंगे, और जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो अमेरिका के अंदर शामिल हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना कि अमेरिका के द्वारा जो पश्चिमी गठबंधन बनाया जाएगा, इसके अंदर कहाँ के देश शामिल हैं, पश्चिमी यूरोप के, और सोवियत संघ का पूर्वी गठबंधन बनाएगा, इसमें कौन शामिल होंगे, पूर्वी यूरोप के देश। और सबसे पहले इन्हीं का विभाजन किया जा रहा है, ध्यान रखना आप लोग, गहराई से आपके नंबर का प्रश्न बन रहा है। अब देखिए आप लोग बेटा, अमेरिका के द्वारा जो पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर जो पश्चिमी गठबंधन बनाया गया है, यह वास्तविक रूप से संगठन रूप में कब सामने आया है, यह आया है अप्रैल 1949 के अंदर।
और इस संगठन का नाम क्या दिया गया था? नाटो, जो आपके राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के अंदर एक अक्षर प्रश्न पूछा जा चुका है सन 2016 के अंदर। जब आप कक्षा में आओगे पढ़ने लॉकडाउन बढ़ जाएगा तब आपको सारे क्वेश्चन नोटेड लिखवा दिए जाएंगे बुक के अंदर, कौन सा क्वेश्चन द्विवार्षिक में आ चुका है, कौन सा वार्षिक परीक्षा में, कौन सा बोर्ड की परीक्षा में अंदर, ताकि इससे आपको हिंट मिल जाता है कि वो परीक्षा में कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाकर दिए जा सकते हैं। और इसी बहाने कम से कम ये वाले जो प्रश्न होते हैं तो आ चुके होते हैं, ये यहाँ हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए आप लोग वाला प्रश्न आया हुआ है ना कि अमेरिका की शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या था? नाटो संगठन, ये नाटो बोर्ड। अब नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसके पूरे नाम का भी ध्यान रखना, पूरा नाम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी जीके का क्वेश्चन है, आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे बड़े होने पर तो वहां पर भी इसलिए आपके काम आएंगे। ठीक है बेटा, तो नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, याद रखना बेटा इसको। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 के द्वारा, इसके द्वारा की गई अमेरिका के द्वारा। अब इसके अंदर कितने देश शामिल है नाटो के अंदर? 12 देश, अर्थात 12 देशों से मिलकर ये गुट बना हुआ है। अब आप लोग ध्यान रखना बेटे, आपकी किताब के रिटर्न में कहीं अलग से लिखा हुआ नहीं है कि कौन से देश है, लेकिन अपनी बुक के अंदर एक मानचित्र दिया हुआ है विश्व का, और विश्व के मानचित्र के अंदर रंगों के द्वारा ही बताया गया है कि नाटो गुट कौन सा है और वार्सा गुट कौन सा है। तो यहाँ पर मतलब विभिन्न गाइड्स देखते हैं, डेस्क वगैरह आप लोग देखोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है, एक अंक का क्वेश्चन बड़ा बनेगा ही कि नाटो गुट में शामिल कितने दो देशों के नाम बताइए। उसी प्रकार से उसका गुट देखेंगे उसके दो देश पूछ सकता है। तो देखो देश याद करना बहुत आसान है, कि हमको पता है कि पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका में है। हम छोटे बच्चों को खूब पढ़ चुका है, ब्रिटेन कहाँ पर है, इंग्लैंड से भारत को अधिकार किया था, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे पश्चिमी यूरोप के अंदर है। तो किन्हीं 2 या 4 देशों का नाम आपको याद करना, ठीक है। पश्चिमी यूरोप का पोर्शन है, यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है। इसके अलावा मैंने कल भी आपको बताया था जर्मनी के बारे में कि जर्मनी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो पश्चिमी जर्मनी है वो तो अमेरिका के अंदर आ जाएगा, और जो पूर्वी जर्मनी है वो सोवियत संघ के अंदर आ जाएगा। जिसके एग्जाम्पल पे आप लोग दे सकते हो। अब देखिए इस नाटो की एक पंक्ति, ये नाटो का संगठन बनाया गया था, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा स्थापित नाटो संगठन का मुख्य कार्य बताइए। ये नाटो संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? देखो बड़ा उद्देश्य क्या था इसका कि नाटो में शामिल सभी देशों पर, सभी देशों में से यदि किसी एक देश पर शत्रु देश के द्वारा यदि आक्रमण कर दिया जाता है तो नाटो में शामिल सभी देशों को यह कर्तव्य है कि वो एक दूसरे की सहायता करें, सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, और जिस शत्रु देश ने उसको अटैक किया है उसका मुकाबला करें। क्योंकि ये संगठन है, एक गुट है ये, और संगठन गुट तभी बनता है जब एक दूसरे की हेल्प की जाए दुखी समय के समय। तो इसका उद्देश्य है कि सभी मिलकर काम करेंगे, हर प्रकार के एक दूसरे को मदद देंगे। और उस समय सामान्य चीज चल रही थी, युद्धों की चल रही थी, अभी तो हो जाता है, अभी समाप्त हो जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर तीसरे की आशंका थी, चल रहा था, अगर किसी एक में बड़ा हो जाता है तो ये सारे नाटों के 12 देश सब मिलकर मुकाबला करेंगे। इसका उद्देश्य था, ये इसका कार्य था। इसे भी आप लोग छोटे छोटे ग्रुप में याद करना। अब आइए हम सोवियत संघ की तरह आप लोग कि सोवियत संघ ने पूरी यूरोप के देशों से मिलाकर पूरी गठबंधन बनाया था। इसका नाम प्रसिद्ध नाम क्या है? वार्सा पैक्ट। पैक्ट अंग्रेजी वर्ड है, उसके हिंदी में संधि बोला जाता है, ये वार्सा संधि। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 के अंदर। बड़ा संकल्प ध्यान रखना, यहाँ भी काम आएगा, हमारे कंपटीशन में काम आएगा। क्योंकि एक नंबर से इसको पूछ जा सकते हैं। नाटो की स्थापना कब की गई? वार्सा संधि की स्थापना कब की गई? देखिए इसका ये प्रश्न है, इसका कार्य, ये इसका उद्देश्य जो कि परीक्षा में आ चुका है कि वार्सा संधि का उद्देश्य क्या था या वार्सा गुट का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था? नाटो देशों के द्वारा, अर्थात नाटो गुट में शामिल देशों के द्वारा या देशों का यूरोप के अंदर मुकाबला करना, क्योंकि ये लोग इनको अटैक कर सकते हैं। और ये गुट बना ही क्यों है? नाटो के खिलाफ बना ही। बेटा लोग आपको ध्यान रखना, अपने रियल लाइफ के अंदर भी, स्कूली जीवन के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कक्षा के कुछ विद्यार्थी 2-3 विद्यार्थियों से मिलाकर या कुछ दोस्त लेकर के एक गुट सा बना लेते हैं। तो जो कुछ ऐसे विद्यार्थी जो उनसे ईर्ष्या करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी
अन्य बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और उनसे अपने आप बन जाता है। अर्थात एक ग्रुप बनने के बाद में दूसरा कुछ होता है बन जाता है। तो इसका उद्देश्य इसका कार्य है। अब देखिए बेटा आप लोग, ये जो महाशक्तिशाली देश है ये अभी रुकेंगे नहीं। अभी इन्होंने केवल यूरोप को बांटा है, अभी दुनिया का और विश्व बच रहा है, अभी वहां पर जाएंगे। तो अमेरिका नाम का देश है, अब इस नाटो से थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये कहां पर जाएगा? हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर। और एशिया महाद्वीप के अंदर पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और पश्चिमी एशिया, यहां पर ये अपने नए कोर बनाएगा। ठीक है, तो अब एशिया महाद्वीप का ध्यान रखना कि पश्चिमी यूरोप को अपने नाटो ग्रुप में शामिल करने के बाद अमेरिका अपने ग्रुप का विस्तार करता है अपने को मजबूती प्रदान करने के लिए। ये एशिया महाद्वीप में आएगा और एशिया महाद्वीप के अंदर आके पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पर अपने संगठन बनाएगा। उन संगठनों का नाम दिए गए जो आपसे एक अंक के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। उनके नाम क्या है? सीटो और सेंटो। सीटो तो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और सेंटो कौन सा है? केंद्रीय संधि संगठन। इनके पूरे नाम भी दे रखे हैं और इनके शॉर्ट नाम भी दे रखे हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नाटो का, सीटो का और सेंटो का। ये तीनों अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध के दौरान बनाए गए इनके गुटों के नाम है। ठीक है बेटा, अब देखिए आप जब सोवियत संघ वालों को पता लगेगा कि अमेरिका इस प्रकार से बना ली है तो वो पीछे नहीं रहेगा, वो भी अपने संगठन का विस्तार करेगा। और किन देशों के साथ में जोड़ेगा? कम्युनिस्ट देश चीन, जो बिल्कुल उसके पड़ोस में स्थित है। नक्शा देखा था लोगों ने, चीन यहाँ पर है, सोवियत संघ यहाँ पर है, यहाँ पर भारत आ जाता है, यहाँ पर ईरान नाम का देश है। तो ये पूरी यूरोप के देशों को जोड़ चुका है, अभी इस नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो चीन है, इसके अलावा उत्तरी कोरिया है, वियतनाम है, इराक है। इन देशों के साथ में अपने संबंध मजबूत करेगा। यहाँ पर किसी अन्य उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, बस केवल अपने संबंध मजबूत करेगा और अपने वार्सा पैक्ट के अंदर इन देशों को शामिल कर लेगा। तो यहाँ तक ये हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ है, इसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व का बनना। तो बेटा आप लोग देख सकते हो जब विश्व का मानचित्र मस्तिष्क में लेंगे आप कि पूरा विश्व जो है, दुनिया है, दो भागों के अंदर बढ़ चुकी है। जो पूर्व की ओर स्थित दुनिया है वो तो सोवियत संघ ग्रुप में शामिल हो चुकी है, इसका नाम है वार्सा पैक्ट। जो पश्चिम साइड की दुनिया है वो नाटो ग्रुप में शामिल हो चुकी है। ये पृथ्वी के दो ध्रुव बन चुके हैं, दो ध्रुवीय विश्व बन चुका है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के छोटे प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन से एग्जाम में भी आ चुका है, तो छोटे प्रश्न बन रहे हैं, साथ में बड़ा प्रश्न बन रहा है। जैसे कि जो टॉपिक अंदर लिखा हुआ है, इस युद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवीय किस प्रकार बना, विस्तार से बताइए, ये समझाइए, है ना। घुमा फिराकर आपका हेडिंग से तो कुछ जोड़ दिया जा सकता है और आपको क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। तो बेटा आप लोग ध्यान रखना, इस प्रकार से पढ़ना। मैंने कक्षा 11 में आपको बताया था, आगे लॉकडाउन के दौरान कक्षा नियमित रूप से नहीं चल पाई थी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हुआ था। कि जब भी आप लोग पढ़ते हो, तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि उनको बुक में जब पूरा ध्यान लगा कर पढ़ते हैं तो वैसे याद हो जाता है, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। अधिकतर विद्यार्थी मीडियम स्टूडेंट रहते हैं, उनकी दिक्कत थोड़ी कम होती है, तो और थोड़े उनसे कमजोर विद्यार्थी होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को स्पेशल रूप से चाहे आप किसी विषय को पढ़ो, साथ में आप लोग रफ कॉपी रखा करो। जैसे ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक को आपने पूरा पढ़ लिया तो रफ कार्य के अंदर स्पीडली चाहे स्लोली आप कैसे भी, जैसे आपको समझ में आता उस प्रकार से बिना देखे इस प्रकार से रफ कॉपी अंदर लिखा करो। जैसे मतलब गणित है, उसकी पूरा सर्च किया मैंने 10 के अंदर, साइंस स्टूडेंट 11-12 भी करते हैं तो गणित के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हम लोग अंग्रेजी विषय के अंदर भी रफ कॉपी का सार लेकर बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अन्य जो विषय है, हिंदी है, एस है, कक्षा 10 तक चलने वाले संस्कृत है, या आर्ट्स के अंदर आपकी भूगोल है, इतिहास है, यहाँ पर हम इस प्रकार की मेहनत नहीं करते हैं। अर्थात आप पढ़ते तो हो लेकिन पूरा 100% आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाते हो, आप प्रयास नहीं करते हो कि ये वाला जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट हमारा किस प्रकार से क्लियर हो सके। तो मैंने कहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो मन की बात प्रसारित करते हैं संडे के दिन। उन्होंने मन की बात में बताया कि हमारी बात कि भारत देश के जो विद्यार्थी हैं उनको स्वयं का अपना परीक्षा देनी चाहिए कि आपने जो याद किया वो कितना याद हुआ है, स्वयं अपनी परीक्षा लो। ज्ञान को आप जितना बांटोगे, ज्ञान के देवी सरस्वती है उसको आप जितना बांटोगे, ज्ञान आपका उतना ही बढ़ेगा। या किसी से डिस्कस कीजिए आप लोग, या फिर अपना एकदम खुद लीजिए, टॉपिक को पढ़ने के बाद में रखो इस प्रकार से लिख के देखिए।
जब आप एग्जाम दोगे तब उनका विस्तार तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब स्कूलों के अंदर विभिन्न प्रकार के टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, वार्षिक परीक्षा, विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं। वहाँ पे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये वाला काम जरूर कराता, पढ़ना आपको जरूर है, ठीक है बेटा, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बेटा, और बुक्स भी बेटा सभी लोग लिया देखिए बेटा, दो छोटे प्रश्न इन्हें आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न तो एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। देखिए आप, हमने भी गुटों के बारे में पढ़ा है। तो जो गुट बने थे वो बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों को शामिल करके बनाए गए थे। ये फिर आप लोग भी कह सकते हो कि छोटे देश बड़े ताकतवर देश में मिल गए थे और गुट बन गए थे। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे देश महाशक्तियों के साथ में क्यों शामिल हुए? और ये वाला प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। जैसे नाटो गुट बनाया था अमेरिका वालों ने, उसके अंदर 12 देश शामिल थे। तो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा देश तो अमेरिका ही था, और देश तो छोटे देश थे। तो छोटे देश सोवियत संघ के अंदर भी शामिल हुए। ईरान है, उत्तरी कोरिया, छोटे से देश है, उसी प्रकार छोटे देश अमेरिका में भी शामिल हुए। तो आपका प्रश्न बन रहा है कि छोटे देश इन महाशक्तिशाली देशों में क्यों शामिल हुए? यहाँ पर तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है। यह आपका एक नंबर का छोटा प्रश्न बन रहा है। तो 3 बातें कौन कौन सी है? पहला है सुरक्षा का वायदा। तो बेटा आपको ध्यान रखना कि जिस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर आपस में प्रतिद्वंदिता है, हम इन दो देशों का देख रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के आपस में होड़ है, प्रतिद्वंदिता है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, इनके अंदर भी आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही थी। इन देशों के अंदर भी आपस में होड़ थी आगे बढ़ने की, क्योंकि देशों के आगे मेन थे, तो लंबे समय से गुलाम चल रहे थे, काफी पिछड़ चुके थे, तभी आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए इनको कॉन्सेप्ट नजर आया, इन्हें ताकतवर देशों के साथ में शामिल होना। तो इन्हें डर था कि आजाद यही है, और इस कंडीशन के अंदर हमसे तो अगर कोई ताकतवर देश है, यदि वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तो हम दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने सीधा रास्ता कौन सा अपनाया? इन गुटों में शामिल होने का। तो छोटे देश बड़े देशों में क्यों शामिल हुए? क्योंकि इन्हें बड़े देशों में शामिल होकर सुरक्षा का वायदा मिला। अर्थात जो देश अमेरिका में शामिल हुए हैं, अगर उनमें से किसी भी देश के ऊपर किसी अन्य शत्रु देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? पूरा नाटो करेगा। इसमें 12 देश शामिल है। अर्थात इनमें विध्वंस हो नहीं पाएगा, पहले तरह नहीं गुलाम बन पाएंगे। तो इन्हें सुरक्षा का वायदा मिला है। और कौन सा पॉइंट है? सैन्य हथियारों का, सैन्य हथियार। तो बड़ा लोगों को पता है, इतिहास में हमने पढ़ा है। जैसे हमारे भारत देश को लेकर देखें, करीब 200 सालों से ज्यादा समय तक हमारा भारत देश गुलाम रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ चुके थे, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लॉस में जा चुके थे। पहले देश सोने की चिड़िया पकड़ता था, लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज थे तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। बहुत ज्यादा लोग पिछड़ गए थे, इतने ज्यादा गरीब हो चुके थे कि वो गरीबी आजादी के 70 साल पूरे होने के बाद भी आज भी हम लोग उस कंडीशन से नहीं बन पा रहे हैं। विभिन्न न्यूज पेपरों के अंदर या बड़ा सा हम लोग आपको बताते हैं कि आज भी हर भारतवासी के ऊपर उसी पहले के समय इतिहास का आज भी हमारे ऊपर कर्ज है। अर्थात हम गरीब देश के अंदर ही आते हैं। तो छोटे देश में शामिल हो रहे हैं कि उनको सुरक्षा का वायदा मिल रहा है। इस समय उनके पास हथियार नहीं थे, युद्धों का समय था, और हथियार भी वो हर देश में चल रही थी। क्यों? क्योंकि तो हो सकता था तीसरा वर्ल्ड वार, सीधी तो चल ही रहा थे। तो सैन्य हथियार इन्हें कब मिल जाएंगे? आसानी से, जब ये या तो अमेरिका ग्रुप में शामिल हो जाएंगे या फिर सोवियत संघ के अंदर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि परमाणु संपन्न देश थे, हर प्रकार से ताकतवर देश थे, और जो देश इनके ग्रुप के अंदर आएगा वो इनकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। तो सुरक्षा का वायदा के लिए, सैन्य हथियार की प्राप्ति के लिए और आर्थिक मदद के लिए। भाई आर्थिक मदद भी तो चाहिए, के पास पैसा कहाँ? छोटे देशों के पास में। ये देश आजाद हो चुके हैं, इनको तो धंधे स्थापित करने हैं, खेती बाड़ी को पुनर्जीवित करना है, लोगों को रोजगार देना है, अपने देशों की गरीबी मिटानी है, व्यापार व्यवसाय के लिए लोगों को पैसा चाहिए। कहाँ से मिल सकता है? जब इस ग्रुप में शामिल हो जाए। ये 3 बातों का आप लोग और ध्यान रखना। एक छोटा सा प्रश्न आपका ये वाला बन रहा है। अब ऐसे ही प्रश्न और है। अब ये बड़े प्रश्न द्वारा बनेगा कि बड़े देशों के द्वारा
छोटे देशों को अपने ग्रुप में शामिल क्यों किया गया, या बड़े देशों के लिए छोटे देश किस काम के थे, या किस प्रकार से लाभकारी थे। ये किताब में किसी प्रकार से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बड़े देशों के लिए छोटे देश किस काम के थे। देखिए बेटा ध्यान से, हालांकि हमारे अंदर स्पष्ट हो चुका है कि कोई छोटा देश बड़े देश में शामिल हो रहा है तो इसके अंदर छोटे देश का निजी हित छुपा हुआ है, स्वार्थ है इनका कि वो हथियार चाहिए, सुरक्षा वायदा चाहिए। उसी प्रकार से जो बड़े देशों के लिए जो छोटे देश किस प्रकार से काम करते हैं, यहाँ पे बड़े देश का स्वार्थ है। ठीक है बेटा, और स्वार्थ क्या है तो आपको याद रखना है। देखिए इसके कौन कौन से पॉइंट है। पहला तो है संसाधन। जैसे अमेरिका नामक देश है, इसने नाटो को बनाया है, नाटो में विभिन्न प्रकार के देश शामिल है। तो यदि अमेरिका किसी छोटे से देश को अपने ग्रुप में शामिल करता है तो उस देश के अंदर हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश सर्वसंपन्न नहीं है। किसी देश के अंदर पेट्रोल डीजल निकलता है, किसी देश में सोना चांदी निकलता है, तो संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन कोयला निकल रहा है और संसाधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है देशों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। तो यदि कोई छोटा देश इन बड़े देशों में शामिल हो जाता है तो छोटा देश उसके फायदे के लिए शामिल हुआ है, हमने भी ऊपर देखा है। और बड़े देशों के लिए इस काम के अगर बड़ा देश छोटे देशों पर अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है तो आसानी से उन देशों के अंदर जो संसाधन है उन्हें आसानी से उपलब्ध होने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, बड़े देशों को फायदा होगा कि बड़े देश की मदद करना है और यहाँ से संसाधन ले जाएंगे बहुत ही कम दाम पर। और ऐतिहासिक काल अगर इतिहास को अगर आप लोग पढ़ोगे तो इन लोगों ने अपनी मनमर्जी भी की थी, अपनी कंपनियों को यहाँ पर स्थापित किया था और बिल्कुल फ्री के अंदर बहुत नए के बराबर पैसा देंगे, इन्होंने खूब संसाधन यहाँ से ढूंढ देंगे आजादी के बाद ही अपना ये था। दूसरा कौन सा पॉइंट है, भूक्षेत्र। भूक्षेत्र किसी भी देश की धरती, किसी भी देश के भौगोलिक विस्तार में उनकी सीमा के अंदर स्थित कोई सा भी भूभाग, तो एक छोटा देश बड़े देश में शामिल हो जाता है तो उस छोटे देश का जो भूभाग है, जो उसका जो क्षेत्र विस्तार है अर्थात उस देश की जो भूमि है, उन भूक्षेत्र के अंदर बड़े देश आकर अपनी गतिविधियां कर सकते हैं, अपने सैनिकों को यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं, अपने सैनिक टुकड़ियों को यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, जैसे विश्व महायुद्ध आप लोग देखोगे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया वो पश्चिम जर्मनी पूर्वी जर्मनी, अब जैसे पश्चिम जर्मनी अमेरिका मुक्त में शामिल है तो पश्चिम जर्मनी के संसाधन है वो अमेरिका आसानी से ले जाएगा। पश्चिम जर्मनी के किसी भूभाग के अंदर जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सोवियत संघ ने क्यूबा को अपने ग्रुप में शामिल किया था, क्यूबा से समुद्र करने वाला देश था। अब सोवियत संघ बहुत दूर है, क्यूबा बहुत दूर है और सोवियत संघ इतनी दूर से क्यूबा के अंदर परमाणु सैन्य तैनात करवा दी थी। तो परमाणु सैन्य तैनात करवाने से सोवियत संघ को क्या फायदा मिलता, कल हमने पढ़ा था, आज में बताया था कि अमेरिका के अंदर ये आसानी से अटैक कर सकता था। अमेरिका के दो गुण क्षेत्र को ये अपने हथियारों की सीमा में ला सकता था, दो गुण क्षेत्रों को नष्ट कर सकता था, बजाय अपनी देश की स्थिति के आधार पर, क्योंकि वो बहुत दूर है। क्यूबा तो अमेरिका की तरफ से बिल्कुल लगा हुआ द्वीपीय देश था। ये भूक्षेत्र वाली बात होगी। तीसरी बात देखिए आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेना छोटे देशों के अंदर बड़े देशों के द्वारा स्थापित की गई है, उन सैनिकों का जो सैन्य खर्चा है, उन सैनिकों के भोजन वगैरह, रहने खाने का खर्चा, वो सारा खर्चा को हम कर लिया करते थे, ये छोटे देश कर लिया करते थे। तो ये देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, छोटे से बड़े देशों का काम आ रहा है, इन्होंने पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है और इन्होंने सेना को एक सैनिक अड्डे के रूप में इन छोटे देशों के अंदर जो सैनिक अड्डे के रूप में स्थापना कर दी है, ताकि अगर आपको उसमें कहीं भी अगर हो जाता है तो ये आसानी से उस देश को बड़े अधिकार स्थापित करें। तो बड़ा इन छोटे छोटे चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखना। संसाधन प्राप्ति के लिए, भू क्षेत्र के अंदर सैन्य गतिविधियां चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि इसका सैन्य खर्चे को भयंकर लिया करते थे। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और यह भी राजस्थान बोर्ड के अंदर प्रश्न आ चुका है। अब देखिए बेटा अगला प्रश्न, बड़ा देखिए हो सकता है मैं थोड़ा आपको स्कूली पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग घर पे अध्ययन जरूर करना, क्योंकि ये कोई मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन की जा
जा रही हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो बच्चे किताबों में साथ साथ पढ़ रहे होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिए बेटा अगला टॉपिक शस्त्रों की होड़ व नियंत्रण। देखिए बेटा आप लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दुनिया का दो ध्रुव बन चुका है, पश्चिमी गुट बन चुका है, पूर्वी गुट बन चुका है। तो जब ये गुट बन गए, जिनके अंदर अमेरिका सबसे बड़े ताकतवर देश थे और छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के देश शामिल हो चुके थे, तो इन सभी देशों के अंदर हथियारों की होड़ पैदा हो गई थी, अर्थात हर देश अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करना लग गया था। नए नए हथियार बन रहे थे, विभिन्न प्रकार के कारखानों की स्थापना की जा रही थी, तो हर देश के पास हथियार आ चुके थे। अब देखिए बेटा आप लोग, अब यहीं पर एक शब्द और आएगा सीमित का दायरा, तो आप लोग समझने का प्रयास करना। जैसे कोई एक देश है और एक देश भी है, ये दो देश हैं, इस देश के पास में सही प्रकार के हथियार है और इस देश के पास में सही प्रकार के हथियार है। अभी 2 साल पहले मैंने बताया था कि जब कोई दो व्यक्ति हो, हमारे गांव के अंदर दो लोग देखा हुआ आप लोगों ने, जब हमारे गांव में दो परिवार अगर बराबर से शक्तिशाली हैं, कभी उनमें लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि अधिकतर लड़ाइयाँ होती हैं हमारे समाज में, चाहे व्यक्तियों के अंदर हो चाहे विभिन्न देशों के अंदर हो, कहाँ पर होती है? एक ताकतवर, एक जब वहाँ पर एक ताकतवर हो और एक से थोड़ा कमजोर हो, कहीं कमजोर को आसानी दबा लेगा तभी तो युद्ध होगा, तभी तो लड़ाई होगी, ऐसे हमारे समाज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो हथियारों की होड़ थी इसकी वजह से भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। तो जैसे दो देश है, एक का नाम एक है, एक का नाम दो, मानो दो देश उदाहरण के रूप में, दोनों के पास में भरपूर हथियार है, तो दोनों का युद्ध हो ही नहीं पाएगा। ये वाला देश जानता है कि अगर मैं इस पर अटैक कर दूंगा किन्हीं के हथियारों से, तो इसके पास में हथियार है, ये भी मेरे पर अटैक कर देगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर अगर युद्ध हो जाता है तो दोनों का विनाश संभव है, और दोनों के अंदर से कौन जीता कौन हारा इसका निर्णय भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, दोनों का विनाश हो जाएगा। ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। ये हथियार तो इकट्ठा कर रहे थे लेकिन दोनों का नियंत्रण था, युद्ध नहीं हो पा रहा था। ये क्या सी कंडीशन है? सीखी कंडीशन है। अब इसी के अंदर देखिए आप मुख्यतः विपणन का एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जब युद्ध चल रहा था, विभिन्न देशों के अंदर हथियार की होड़ प्रारंभ हो चुकी थी, तो इस समय विश्व के विभिन्न हिस्सों के अंदर कुछ देशों में आपस में मुठभेड़ भी हुई थी, तो कुछ के अंदर जनहानि और आर्थिक नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ था। जैसे बात करें अफगानिस्तान की, इराक की, इसके अलावा कोरिया की, तो यहाँ पर बड़ा महाविनाश देखने को मिला था। असल में आपस में युद्ध हुए थे और बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। तो नहीं पाया क्योंकि हथियार सभी के पास में थे, मतलब दोनों गुटों का आमने सामने युद्ध नहीं हो पाया। अमेरिका का सोवियत संघ का, तो जब तक अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में दखलंदाजी नहीं करते तब तक युद्ध हो भी नहीं पाता, और दखलंदाजी की भी नहीं। बाद में छोटे मोटे युद्ध, आपसी मुठभेड़, गंभीर संकट की स्थिति विभिन्न देशों में पैदा हुई थी। इसी प्रकार से कांगो संकट है, बर्लिन संकट है, वियतनाम का संकट है, ऐसे छोटे मोटे संकट और भी पैदा हो गए। ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है शस्त्रों की होड़ और नियंत्रण, मतलब युद्ध के दायरे के बारे में। अब देखिए बेटा आपका इसमें से क्वेश्चन अनेक बार परीक्षा में आ चुका है, अच्छा टॉपिक है, इजी भी टॉपिक है। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था, गुट निरपेक्षता के बारे में, जिसके जनक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। तो इसके बारे में देखिए आप लोग, इसका नाम है अपने मुख्य टॉपिक का दो ध्रुवीयता को चुनौती। और पोस्टर में लिखा हुआ है किस प्रकार से मिलेगी, गुट निरपेक्षता के द्वारा। तो बेटा ये अच्छा टॉपिक, इसको आपको ध्यान से देखना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर दो ध्रुव बन चुके हैं। एक ध्रुव का नाम वार्सा पैक्ट है, वार्सा संधि है, एक ध्रुव का नाम नाटो है, अर्थात एक अमेरिका एक सोवियत संघ, दो ध्रुव बन चुके हैं और जो छोटे छोटे देश थे इनमें शामिल होते जा रहे थे। तो ऐसे समय के अंदर ये दोनों ध्रुव जो हैं अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों को किसी के अन्य के द्वारा चुनौती दी गई है। वो चुनौती इस प्रकार से, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद
विश्व के अंदर बहुत सारे देश आजाद होना प्रारंभ हो गए थे। जैसे 1945 में समाप्त हुआ था, 1947 हमारा देश आजाद हुआ है, 48 में श्रीलंका आजाद हुआ है। ऐसे जब आप इतिहास में पढ़ोगे तो विभिन्न देशों के आसपास के सन आपको मिल जाएंगे कि वे आजाद हुए ही हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम इसी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे और जितना पढ़ा आपको उसका अध्ययन जरूर करना।